तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने राउल्ट्स के नियम, आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं जो है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉल्यूशन की, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। यानी हम लिख सकते हैं कि विलयनों के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं, विलय की प्रकृति पर नहीं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हो गया इसका कि विलय के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ पे कण जो हैं, जो कणों की हम चर्चा करते हैं, ये अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, है ना। अणु और आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, विलय की प्रकृति पर नहीं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो इस तरीके से अब होते क्या क्या है अणुसंख्य गुणधर्म, तो इनके हम कुछ टाइप्स लिख सकते हैं। नंबर 1 होता है यानी क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है क्वथनांक हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोसिस को कहते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथा गुण जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कुछ हमारे जो हैं हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है और परासरण दाब है, वाष्प दाब का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये हमारे कुछ जो हैं अणुसंख्य गुणधर्म हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो इनके बारे में आपने लिखना है, इसको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट जो हमारा था क्वथनांक का उन्नयन था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हम सबसे पहले क्वथनांक की चर्चा करते हैं कि क्वथनांक क्या होता है, भाई क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा वाटर होता है, जल होता है, वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है बॉयल होता है यानी उबलता है ना। इसी तरह से हमारा C2H5OH है, तो ये 78 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये कुछ क्वथनांक होते हैं। तो क्वथनांक को हम कैसे जो है समझ सकते हैं, इसको देखने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए पिछली वीडियो में भी किया था कि जैसे हमने कहा था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, के बीच यदि हम ग्राफ खींचे तो जैसे मान लीजिए ये वेपर प्रेशर यहाँ पे हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
ठीक है। यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब किसी द्रव का, यदि आप किसी कोई द्रव लेते हैं, उस द्रव का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। मान लीजिए मेरे पास ये, हमारे पास कोई द्रव है, ये जो द्रव है इसका साम्य हम ले लें, इसका साम्य वेपर प्रेशर अगर मैं लूँ इस वेपर का प्रेशर, तो वो इसका आंशिक दाब होता है, इसका जो है वेपर प्रेशर होता है। तो जब इसको आप गर्म करते हैं, तो जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, इस पर टेम्परेचर जाता है और ये यहाँ वेपर्स जो है बढ़ने लगती हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जब आप टेम्परेचर इसको दे रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सपोज इस द्रव का वेपर प्रेशर यहाँ पे था, अब क्या हुआ कि जब आपने इसको गर्म किया, ये वेपर प्रेशर इस तरह से बढ़ते बढ़ते ऐसे चला गया, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते उस तरह से चला गया। अब ये वाला जो टेम्परेचर था, यानी यहाँ पर ये टेम्परेचर आया नीचे, ये वाला जो ताप था, मान लीजिए इसको मैं T लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो ताप है, यही ताप हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। यही ताप क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये ताप क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे, वेपर प्रेशर पर। और दूसरा जो है वायुमंडलीय दाब पर, यानी कितना वायुमंडलीय, मतलब वायुमंडलीय दाब तो है जो भी है फिक्स है वो तो, लेकिन जो है इस तरीके से हमारा, जिस तरीके से इसको आप गर्म करो तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, और उस स्थिति में जो उसका टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर वो द्रव जो है क्या होगा, उबलने लग जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो इसी को ध्यान में रख करके हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो अब हम लिख सकते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस तरह से लिख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब हम लिख सकते हैं कि जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, यानी वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं किसी द्रव में, उसका जो वाष्प दाब है वो क्यों घट जाता है, वो हम पहले वीडियो में उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जहां वाष्प दाब घटेगा वहां पर क्वथनांक बढ़ जाएगा, और इस क्वथनांक में जो वृद्धि होगी इसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक द्रव है, यानी मैं इसको अब लिख देता हूँ विलायक, ये कोई विलायक है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें विलेय मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, और इसका वाष्प दाब मान लीजिए घट करके यहाँ पे आ गया। अब वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते इस तरीके से बढ़ा और ये यहाँ चला गया, तो अब ये विलयन का क्वथनांक हो गया। यानी ये वाला जो था ये क्वथनांक था किसका, ये बॉइलिंग पॉइंट था किसका, विलायक का। अब ये हो गया विलयन का क्वथनांक। इससे हम समझ गए कि विलयन, जब आप क्या कहते हैं उसको, वाष्पशील विलेय मिला रहे हैं उसमें, तो उसका जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है इसका, ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या हो गया, नीचे आ गया। जब वेपर प्रेशर नीचे आया तो फिर उसको आपने गर्म किया, सॉल्यूशन को आपने गर्म किया, तो गर्म करते 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 वो जो है यहाँ जा करके उसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, वो वाला टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। यानी ये विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये विलायक का है, और ये जो है विलयन का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ये जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए ये टेम्परेचर जो है T2 हो जाता है और ये टेम्परेचर को मैं T1 लिखता हूँ, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये डेल्टा T होगा। यानी डेल्टा T होगा वो बराबर होगा T2 माइनस
T1 के। बस इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, यानी T2 माइनस T1 यही जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यही जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है T2 माइनस T1, यानी इसको हमने घटा दिया इसमें से, तो ये ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब जल है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया हमने NaCl, तो इसका क्वथनांक 101.1 डिग्री हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डेल्टा T, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो नोट कर लीजिए। क्वथनांक में उन्नयन यानी उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा T, क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा T विलयन की मूललता यानी स्मॉल m के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m जो है ये है मोललता यानी मोलेलिटी, यानी ये मोलैलिटी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल को आप हटा सकते हैं, तो डेल्टा T इज इक्वल टू हमारे पास आता है KBm। ठीक है, अब यहाँ पर KB बराबर हमारा हो जाता है, इसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये तो हमारे पास ये रिलेशन हमको याद रखना है, ये वाला रिलेशन हमको याद रखना है। केवी एक कांस्टेंट है, इसके हर लिक्विड के लिए अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में इसको चर्चा करेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यदि मैं लिखूं कि यदि WA ग्राम विलेय जिसका है ये है सॉल्यूट, मैंने इसको WA मान लिया है ना, A मान लिया मैंने सॉल्यूट को, तो WA ग्राम विलेय जिसका अणुभार Ma हो को WB ग्राम विलायक में घोला गया है, यानी WB विलायक यानी सॉल्वेंट में घोला गया है, तो जो विलयन बनेगा, तो विलयन की जो मोललता हो जाएगी, यानी उस विलयन की जो मोललता m इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, WA अपॉन MA, ये फॉर्मूला हमको पहले से मालूम है, 1000 अपॉन WB, ये ग्राम में होगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला, मोललता का फॉर्मूला हम पहले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने A को जो है आपका विलेय माना है और B को हमने विलायक माना है। किसी किसी बुक में जो है इसको B भी लिया गया है, यानी इसको WB लिया गया है और इसको WA लिया गया, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी मान सकते हैं A और B, ठीक है, कुछ भी माना जा सकता है, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, कहीं पर 1 लिखा रहता है, कहीं पर 2 लिखा रहता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर A मान लिया विलेय को और B मान लिया हमने विलायक को, तो इस फॉर्मूले में हम जो M का वैल्यू है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप, जो है हो जाएगा KB और M की वैल्यू है हमारे पास क्या, इंटू WA अपॉन MA इंटू 1000 और इंटू WB, तो ये फॉर्मूला भी हमारा निकल करके आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाएगा, MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू WA इंटू 1000 अपॉन डेल्टा T इंटू WB, तो ये फॉर्मूला भी निकल करके आ गया। इनसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, है ना, इनसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपके। तो MAT यानी ये अणुभार, किसी विलेय का अणुभार हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो है इस पर चर्चा करते हैं। हेडिंग यहाँ से हम लिखते हैं मोलल उन्नयन
स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी Kb को परिभाषित करें, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी मोलल उन्नयन स्थिरांक की, तो हम इसको लिख सकते हैं कि किसी मोलल विलयन के लिए, किसी मोलल विलयन के लिए यानी Kb, किसी मोलल विलयन के लिए Kb क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि कह सकते हैं आप, क्वथनांक में वृद्धि के बराबर होता है। अभी कैसे आया, यानी हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, किसी मोलल सॉल्यूशन के लिए हम लिख रहे हैं कि Kb इज इक्वल टू डेल्टा T। हमारा मतलब तो यही है, लेकिन ये कब होगा कि जब m इज इक्वल टू 1 होगा, यानी m इज इक्वल टू 1, यानी ऐसा विलयन जिसके लिए m इज इक्वल टू 1 हो उसे हम मोलल विलयन कहते हैं। यानी मोलल विलयन क्या होता है, मोलल विलयन, तो इसको नोट कर लीजिए आप पहले। मोलल विलयन क्या होता है, मोलल विलयन जानना जरूरी है। मोलल विलयन, मोलल विलयन का मतलब है यानी जिस विलयन की मोललता 1 हो, जिस विलयन की मोललता 1 हो। अब ऐसे विलयन कैसे आएगा, यदि ग्राम अणुभार, ठीक है, किसी विलेय के ग्राम अणुभार को, ऐसा हम लिख सकते हैं, किसी विलेय के ग्राम अणुभार को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाए, तो प्राप्त विलयन मोलल विलयन होगा, मोलल विलयन होगा, ठीक है, मोलल विलयन होगा। तो ये आपके मोलल विलयन की डेफिनेशन हो गई। उदाहरण जैसे NaOH होता है हमारे पास, NaOH, ये इसका जो अणुभार होता है 40 होता है। यदि हम 40 ग्राम NaOH को 1 किलोग्राम वाटर में अगर हम इसको डिसॉल्व कर दें तो जो विलयन हमारा बनेगा वो विलयन क्या होगा, मोलल विलयन होगा। तो ये हमारे पास हो जाता है इस तरीके से। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे यहाँ पर, तो ये डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पर इसके, और मोलल विलयन की परिभाषा की हो जाती है।